ये क्वेश्चन था लास्ट क्लास में। इसको अगर मैं कंपाउंड ए बोलूं, इसको बी, इसको सी और इसको डी, तो इनका बेटा जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया था, देखो ये तो H प्लस लूज करने के बाद एरोमेटिक हो जाएगा बेटा, बोलो बताओ भाई। तो बी तो बेस्ट हो जाएगा, बोलो। हाँ। और डी सबसे बेकार हो जाएगा। डी विल बिकम एंटी एरोमेटिक आफ्टर लूजिंग H प्लस, ठीक है। और ए और सी में सी रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और ए नॉर्मल होगा। ये आंसर आएगा प्रीवियस क्वेश्चन का जो मैंने दिया था। और कोई क्वेश्चन था जिसका आंसर ना बताया हो? बेटा ये सब लोग समझ गए ये क्वेश्चन? यस सर। बोलो। एक क्वेश्चन शायद ये दिया होगा, मैंने बोला था इनका पीके वैल्यू देख के रखना। पिट्रिक एसिड वर्सेस दिस, इनका पीके वैल्यू चेक करो एक बार। देखो नॉर्मली फिनॉल और अगर बेंजोइक एसिड देखो तो बेंजोइक एसिड का बेटा जो पीके है वो 3 और 4 के आसपास होता है ना। वो फिनॉल का 10 होता है। तो अगेन दिस इज 10 to the power 6 times weaker acid than this। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। नॉर्मली इन जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो बेकार एसिड होते हैं एज कंपेयर टू सॉरी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो 10 to the power 6 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं एज कंपेयर टू फिनॉल। ये बात से एग्री करते हो? अब क्वेश्चन मैंने ये पूछा था आपसे, इसका एक बार पीके वैल्यू देखो। सर हाँ, सर 0.65। किसका? सर वो COH का। हाँ 0.65 और इसका सब 0.3। सेम फाइल में है ना ये? हाँ सर। तो ये इसका पीके है। अब बताओ कौन ज्यादा अच्छा एसिड? तो देखो इट्स अ सरप्राइजिंग थिंग, बोलो बोलो बेटा। अब इसको कोई एक्सप्लेन करेगा ऐसा क्यों? सर SIR। यस, SIR की वजह से इसका जो रेजोनेंस होगा इसके एनाइन का, इसके एनाइन का जो रेजोनेंस होगा वो सिर्फ ऑक्सीजन में ही होगा, है ना? बोलो। बिकॉज ये तो परपेंडिकुलर प्लेन में चले जाएंगे। इनफैक्ट ये खुद परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाए। इसमें जो भी स्टेबलाइजेशन हो रहा है वो इस पूरी रिंग, दिस रिंग इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, माइनस आई माइनस आई माइनस आई, ठीक है। इसका माइनस एम भी होगा, रिंग का थोड़ा बहुत रिंग में माइनस एम होगा, बट जो प्लस डेवलप होगा उससे इसका स्टेबलाइजेशन होगा। तो देखो इनहेंस तो हो रहा है,
इसका पीके होता है लगभग 4 के आसपास, उससे 0.65 तो हुआ है। बट इसमें देखो क्या होगा, अब ये तो प्लेन में ही रहेगा, जब ये प्लेन में ही रहेगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ भी आएगा, एक बार यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, और फिर वो ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज भी होंगे। तो ये जो डिलोकलाइजेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है कि एक नेगेटिव चार्ज इन दो ऑक्सीजन पर, इन दो ऑक्सीजन पर और इन दो ऑक्सीजन पर डिलोकलाइज होता है। जबकि आप ढंग से देखो, आप फील करो, ये नेगेटिव चार्ज ये वाला है, ये नेगेटिव चार्ज सिर्फ यहाँ डिलोकलाइज होता है। बेटा समझ गए? हाँ सर। ये बात आप याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाएगा ना एग्जाम में, जब भी आएगा आप एक बार तो गलती कर ही दो, और अगर वो पहली बार आप अगर जेईई के एग्जाम में ही देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बताओ, why the difference in pK and pK2 is very small in case of squaric acid? नॉर्मली एक डिसेंट इंक्रीज होता है पीके K1 से K2 में, है ना? बोलो। प्रोटिक एसिड always K1 is greater than K2 is greater than K3 and so on. And this difference is always very high, is always mostly high, is mostly high। मतलब ठीक ठाक डिफरेंस होता है यार दोनों में ना। आप एक काम करो ना, H2S का देख लो, एक होता है pK7 फिर होता है 14। सो नॉर्मली इट्स अ डिसेंट हाई, बट स्क्वायरिक एसिड मालूम है आप लोग को? दिस इज स्क्वायरिक एसिड। ठीक है, तो स्क्वायरिक एसिड अगर 2H+ लूज कर देगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा बेटा, बताओ। हाँ सर। एंड दिस इज हाईली स्टेबलाइज्ड। इसके फोर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा, बोलो। और 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन से होंगे ये देख लो। देखो बेटा ऐसे होगा, दोनों O- यहाँ तो फिर पाई बॉन्ड यहाँ, दिस कैन बी वन ऑफ द स्ट्रक्चर। अब दोनों O- यहाँ तो दोनों CO यहाँ, दिस कैन बी सेकंड। दोनों O- यहाँ, क्लियर, और दोनों O- यहाँ। इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा सब, यस सर। बोलो। इसकी वजह से इनका जो हाइब्रिड होता है उसमें बेटा बताओ यहाँ कितना बॉन्ड आएगा? दिस वन बॉन्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग एट 4 प्लेसेस, बोलो। दिस वन बॉन्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग एट 4 प्लेसेस, O O O और O, and 2 negative charge is distributing at 4 places, so 2/4 2/4 2/4 2/4, and यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड 4 जगह जा रहे हैं। देखो कितना सुंदर हाइब्रिड है, इससे ज्यादा स्टेबल कुछ होगा? तो इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन स्क्वायरिक एसिड
pk1 k1 minus k2 is very less। ऐसा इसलिए क्योंकि एक के बाद दूसरा H प्लस लूज करने के बाद ही तो इसमें बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी आ रही है। बोलो हाँ ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होगा? 1.25 बेटा बोलो। कार्बन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1.25 होगा ना। यस सर। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1.50। हाँ सर। and each oxygen will have -1/2 charge। यस सर। अच्छा एक बार स्क्वायरिक एसिड का पीके चेक करो कितना है। स्क्वायरिक एसिड का पीके चेक करो। सर 1.5 और 3.4। हाँ तो सल्फोनिक एसिड के आसपास आ जाता है ना। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से अच्छा हो जाता है स्क्वायरिक एसिड, ये तो समझ गए ना। हाँ सर। तो स्क्वायरिक एसिड बेटर एसिड देन नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो बोल ही सकते हैं। सर पर इसमें मतलब 1.5 और 3.4 है तो K1 और K2 में मतलब 100 टाइम्स डिफरेंस है ऑलमोस्ट। हाँ तो नॉर्मल, अरे लेस डिफरेंस का मतलब है यूजुअली तो 10⁴ का डिफरेंस होता है ना। अच्छा हाँ, मतलब उससे लेस। मतलब रिलेटिवली जितना होना चाहिए उससे कम डिफरेंस। हाँ अच्छा ठीक है। तो ये बात समझ गए। तो स्क्वायरिक एसिड वो सारे टेस्ट देगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। क्लियर है ना। बोलो हाँ सर। देखो जरा, NaHCO3 टेस्ट, एक होता है सोडियम मेटल टेस्ट। ठीक है, इनको एक एक लाइन में समझ लो जरा। NaHCO3 टेस्ट क्या होता है कि एनी एसिड स्ट्रोंगर देन H2CO3, उसको अगर किस में डाल दिया NaHCO3 में, तो बेटा क्या देगा वो? सॉल्ट तो देगा ही, सॉल्ट ऑफ स्ट्रोंगर एसिड, यस और नो, प्लस एफर्वेसेंस ऑफ CO2 भी फर्नेस करता है। तो अगर कोई भी H2CO3 से स्ट्रोंगर एसिड है तो वो NaHCO3 के साथ CO2 गैस लिबरेट कर देगा। अच्छा, और H2CO3 का मालूम है क्या पीके क्या होता है? बोलो बेटा। H2CO3 जो होता है वो फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में होता है, यस और नो। यस सर। मतलब जो सबसे शानदार एसिड्स होंगे ऑर्गेनिक एसिड्स में वो होंगे RSO3H, और RSO3H से अच्छा होगा ArSO3H, ये सिखाया मैंने। उसके बाद ArCOOH,
उसके बाद RCOOH, उसके बाद आता है आपका H2CO3, उसके बाद आते हैं आपके फिनॉल्स, फिनॉल्स के बाद आता है बेटा मिथाइल अल्कोहल। याद है अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल अकेला अल्कोहल होता है जो वाटर से अच्छा एसिड होता है। इसके बाद ऑल अदर अल्कोहल, उसके बाद ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, टर्मिनल कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, और उसके बाद डबल बॉन्डेड कार्बन। क्लियर है बेटा? ये लिस्ट सबको याद है? दिस इज द वेरी नॉर्मल लिस्ट। बोलो बेटा। सर ArSO3H ज्यादा एसिडिक क्यों होता है RSO3H? अरे वो समझाया ना कि एरोमेटिक कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है एज कंपेयर टू आर। कल सिखाया था ना, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड। अच्छा, समझ गए ना? बोलो बोलो बेटा। हाँ सर। अच्छा अब एक क्वेश्चन बताना जरा, NH4 प्लस भी तो एसिड का काम करेगा, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन पाने में क्या कर सकता है? इट कैन इजिली लूज NH3 प्लस H3O प्लस। बोलो। हाँ So सर। it can act as an acid. बताओ ये कहाँ कहाँ फिट करूंगा मैं अमोनियम आयन? अमोनियम आयन को कहाँ फिट करूं इस सीरीज में? बोलो बेटा। अच्छा ये बोल सकता हूँ क्या, Kb ऑफ अमोनिया into Ka of NH4 plus is equal to Kw? हाँ। Yes, sir. तो Ka of ammonium will be Kw divided by Ka of ammonia, Kb of ammonia बेटा। अच्छा ये तो आपको पता ही होगा, जो एसिटिक एसिड होता है उसका जो K होता है वो 4 और 5 के बीच में होता है। एसिटिक एसिड इज हैविंग pK between 4 and 5। यस सर। एंड ये भी याद रखना कि जो Kb होता है ना अमोनिया का, वो भी 4 और 5 के बीच में होता है। इनफैक्ट दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं। एक होता है 4.74, एक होता है 4.78। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट एसिटिक एसिड का K एंड अमोनिया का K भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। सो बेटा डेफिनेटली दिस नंबर विल टेंड टू 10 to the power -4 to 10 to the power -5, इसके बीच में होगा बेटा। हाँ sir. So this number will be 10 to the power -9 to 10 to the power -10। बोलो। हाँ सर। Yes, बताओ भाई। sir. और H2CO3 का जो K होता है वो क्या होता है मालूम है आपको? K होता है इसका 10 to the power -7 to 10 to the power -8। क्लियर है इतनी बात? तो अब बताओ जरा कौन ज्यादा अच्छा एसिड है? अभी भी H2CO3। तो आप अमोनियम का पोजीशन देखो कहाँ फिक्स करोगे, यहाँ। तो समझ रहे हो? फिनॉल से तो अच्छा हो जाता है, फिनॉल से अच्छा हो जाएगा, बट H2CO3 से अभी भी खराब होगा। ऐसा लोग सोचते हैं कि
पता है इनफैक्ट मैंने बच्चों को क्या देखा और अच्छे बच्चों को मिस्टेक करते देखा कि सर इसमें तो इनबिल्ट H प्लस है और इसको तो लूज करके, ये तो लूज करके न्यूट्रल होगा तो ये तो बहुत अच्छा एसिड होगा। ऐसा नहीं है, देखो डेटा देखो आप मेथड पे। तो मैं बता रहा हूँ इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, AA ऑफ एसिटिक एसिड एंड Ka ऑफ NH4 प्लस, तो बच्चे बोलते हैं अमोनियम आंसर बिकॉज इसके पास एक्स्ट्रा H प्लस। भाई इसके पास एक्स्ट्रा H प्लस नहीं है। अरे समझ गए? हाँ सर। चलो एक तो ये डिस्कशन हो गया, अमोनियम का पोजीशन का रिलेटिव पोजीशन का आइडिया बच्चों को होना चाहिए। दूसरा बेटा ये बताओ, अगर हमें ये रखना है, इसकी पोजीशन कहाँ होगी? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को मैं कहाँ रखूंगा? सर ROH के बाद में, ROH के बाद में या पहले? सर पहले। देखो सुनो, कहीं भी हो बट वाटर के तो पीछे ही आएगा ना। लोग सोचते हैं कि H प्लस लूज करने के बाद एरोमेटिसिटी आ गया तो सोचते हैं स्वर्ग मिल गया। ऐसा नहीं है भाई, ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज है। कार्बन का pK 50 होता है। अब 50 से इसका जो आता है वो 16-17 के आसपास आता है, बट वाटर से बेकार होता है, इतना याद रखना। दिस इज वीकर एसिड देन वाटर, इतना आपको याद रखना। एग्जैक्ट पोजीशन की जरूरत नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, इनफैक्ट मैंने बच्चों को ये भी करते हुए देखा है। देखो एसिडिक एसिड एंड दिस, बच्चे बोलते हैं सर ये एरोमेटिसिटी की वजह से। भाई ये क्या मजाक है क्या? ये पानी से भी बेकार है। तो आप बोलोगे सर क्या एरोमेटिक फैक्टर यहाँ पे इसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा है? भाई बिल्कुल कर रहा है। कार्बन का नेगेटिव चार्ज था, पता CH4 का pK 50 होता है। 50 से उसको 17-18 पे ले आया, उसने तो अपना काम करा है, बट वाटर ऑलरेडी यार ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो एक तो इसका जो pH है ना, उसके बारे में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मतलब इसको क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एसिडिक मानने लगते हैं, जबकि देखो ये पानी से बेकार एसिड है, पानी न्यूट्रल है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसमें तो एसिडिक नेचर ही नहीं है। बेटा समझ गए? यस सर। बोलो। हमेशा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बच्चों के द्वारा ओवर एस्टिमेट करा जाता है। उतना अच्छा एसिड है नहीं, बट समझ रहे हैं, बट इसको मानते हैं एरोमेटिसिटी की वजह से। अच्छा एक कंपाउंड और होता है PHC, PH और H। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, ये लगभग कहाँ होगा? ये H प्लस लूज करने के बाद 3 रिंग में जाके डिलोकलाइज होगा। इसका मतलब देखो 3 यहाँ नेगेटिव, 3 यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज 9 प्लेसेस पे डिलोकलाइज होगा और एक यहाँ 10। तो ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज है और 10 प्लेसेस पे डिलोकलाइज हो रहा है इफेक्टिवली। तो बताओ इसको मैं कहाँ फिट करूं? ये आप डेटा चेक करो, डेटा चेक करो। इसका ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है ना, जो sp कार्बन पे अकेला एक ही प्लेस पे नेगेटिव चार्ज है, उससे बेकार होता है। ये चेक करो एक बार डेटा। देखो रेफरेंस के लिए बेटा आपके पास पीके डेटा का ऑथेंटिक टेबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप में। मतलब नॉट फॉर लर्निंग, बट कभी हमें जरूरत पड़े। सर उसका पीके 33.3 दिया है विकिपीडिया पे।
हाँ, और इसका पीके होता है कितना 16 17 18 के आसपास ना, इसका 18 के आसपास होगा, चेक करो। इसका 33 है। हाँ सर, और टर्मिनल अल्काइन का 26 दिया है कुछ। हाँ, तो ये टर्मिनल अल्काइन बेहतर है ना, बोलो। हाँ हाँ सर। तो इसमें देखो, जबकि इसमें नेगेटिव चार्ज वहीं का वहीं है, लेकिन sp कार्बन पे, अब यहाँ पे देखो पावर ऑफ परसेंटेज एज कैरेक्टर, मतलब बच्चे ये सब नहीं फील कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि अपन ने पढ़ लिया रेजोनेंस, रेजोनेंस अपने लिए हो गया सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ sp3 कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो 9 प्लेसेस पे डिलोकलाइज हो रहा है, 9 प्लेसेस पे डिलोकलाइज हो रहा है, तब भी वो बेकार है बेटा, एज कंपेयर टू sp कार्बन का। तो ये 3 मॉलिक्यूल होते हैं जिनका पोजीशन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ओवर एस्टिमेटेड हम सोचते हैं, तो जो जो होना चाहिए उससे हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। किस किस का? अमोनियम का, इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का। क्लियर है? तो इनकी पोजीशनिंग बिल्कुल देखो, अमोनियम की पोजीशनिंग कहाँ है समझ गए? H2CO3 के बाद, इसका पोजीशनिंग टर्मिनल एल्काइन के बाद, और इसका पोजीशन वाटर के बाद। ये 3 बातें आप याद रखें। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सर, हाँ, वो जो ट्राइफेनल वाला कंपाउंड है उसमें तीनों रिंग्स अलग अलग प्लेन में होगी तो रेजोनेंस हो पाएगा? नहीं, तीनों रिंग बेटा नहीं, प्रोपेलर शेप में जाता है। तीनों थोड़े से टिल्टेड होते हैं, जैसे आपने फैन देखे होंगे ना, फैंस जो आपके घर में रहते हैं, हाँ वो थोड़े से टिल्टेड होते हैं ना, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, प्रोपेलर शेप में जाता है। तो रेजोनेंस वहां पे, यस, रेजोनेंस वहां पे कम होगा, उसका एक्सटेंट उतना ज्यादा नहीं होगा, बट रेजोनेंस तो होगा ही ना। ओके। मतलब एक्चुअली में आप इन ओवरऑल ऐसे बोल सकते हो कि इसमें जो पावर होता है वो 2 रिंग के आसपास के रेजोनेंस का पावर होता है 3 में। मतलब 2 रिंग में जितना डिलोकलाइज होना चाहिए 3 मिलके उतना कर पाते हैं, ड्यू टू प्लेनैरिटी उसका जाने की वजह से। समझ गए? हाँ सर। अच्छा, इसमें एक और जबरदस्त क्वेश्चन आता है। इन सब के नोट्स तो चाहिए नहीं होंगे आपको, स्क्रीनशॉट तो लेते जा रहे हो ना? जिसको जो चाहिए हो यार स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है? इसका एक पीके होगा, ठीक है? अब समझो बेटा ध्यान से, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करी जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा एसिडिक होगा। बोलो, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सी देन बी देन ए, इसमें तो कोई तकलीफ होगी नहीं किसी को। बोलो बेटा, बताओ भाई। नहीं सर। नहीं लेकिन यहां से यहाँ इंक्रीज, पीके इंक्रीज होगा, बोलो, और यहां से यहाँ पीके इंक्रीज होगा। If this difference is x, difference in pK is equal to x. सर पीके डिक्रीज होगा ना?
पीके, हाँ पीके डिक्रीज होगा। Difference in pK is y. So what is the relation in x and y? बताओ ये। बताओ प्रणव, x क्यों ज्यादा होगा? सर क्योंकि आपने कहा कि वो 3 रिंग्स जो है उनमें हाँ 2 ही रिंग का इफेक्टिवली रेजोनेंस का कैपेसिटी है, तो वो तो स्टेबलाइज सिर्फ तो जो थर्ड रिंग है वो सिर्फ इंडक्टिव लगा पाएगा। अरे ये सर, सुन, लेकिन हाँ, 1 से 2 जाते वक्त ज्यादा रेजोनेंस इफेक्टिव इंक्रीज करेक्ट होगा। करेक्ट करेक्ट। लोग बोलते हैं कि ये क्वेश्चन जेई में नहीं आ सकता है, जबकि ये जेई में आ सकता है। क्लियरली अगर हमें आइडिया है ना ओरिएंटेशन का, तो यू कैन इजीली से एक्सेस, और आप डेटा चेक कर लो, डेटा चेक करो। इनफैक्ट आप इसमें चेक कर लो, ये तो एक्स हो गया है ना, और अगर आप CH4 से करोगे ना, CH4, तो इसको डी मान लेते हैं, तो डी तो सबसे बेकार होगा। यस और नो? बेटा इसका पीके चेक करो जरा, इन सब का पीके चेक करो। इसका पीके 50 होगा, इसका पीके 40 होगा, इसका पीके चेक करो जरा एक बार इसका डेटा चेक करो। देखो मेरा कहने का मतलब पता क्या है, वो समझ लो आप, कि CH4 में जैसे ही हम फर्स्ट रिंग इंट्रोड्यूस कर देंगे तो यार रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। तो फर्स्ट रिंग के आने में जो स्टेबलाइजेशन होगा उससे कम 2 रिंग आने में डी स्टेबलाइजेशन होगा, उससे कम होगा 3 आने में। बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि CH4 में एक फिनाइल अगर आप लगाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इनहेंस होगा और वो हाईएस्ट होगा। जब आप 2 लगाओगे, 1 से 2 में जाओगे तो भी इनहेंस होगा, बट उतना नहीं होगा जितना पहले हुआ। अरे समझ गए ना? एक बार डेटा चेक कर लो आप इनका। CH4 से टॉलिन में जो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो पीके का जो डिफरेंस होगा वो हाईएस्ट होगा। स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा सभी को? However, each phenyl ring lowers the pK because sp2 carbon of the ring operate minus I effect. If we force the system to the planarity, the pK values are sharply lowered. अब देखो जरा वहां पे बेटा प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जब आप एक बेंजीन रिंग लाए तो अकॉर्डिंग टू माय डेटा 48 से कितना हुआ 40, जो मैंने आपको ग्रुप में शेयर करा। सो दैट डिफरेंस इज 8। फिर 40 से 33 हुआ, सो इन सेकंड रिंग डिफरेंस इज 7, एंड इन थर्ड रिंग, ठीक है, इन थर्ड रिंग जो पीके वैल्यू दी हुई है वो कितना दिया हुआ है 32। सो डिफरेंस इज वेरी लेस, बिकॉज क्या होता है कि जब प्लेन में 3 रिंग आ जाते हैं, जब प्लेन में बेटा 3 रिंग आ जाते हैं तो उनका प्लेनैरिटी गायब हो जाता है, और प्लेनैरिटी गायब होने से तीसरी रिंग की वजह से जितना नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन होना चाहिए वो उतना इफेक्टिवली नहीं होता है। ठीक है, अब देखो जरा, अब अगर मान लो हम प्लेनैरिटी लेके आए और ऐसा कुछ करें कि रिंग्स प्लेनर रहें, तो देखो जरा ध्यान से, जैसे ये जो फ्लोरीन दिया हुआ है ना, फ्लोरीन, इसमें देखो दोनों रिंग्स जो हैं वो दोनों बॉन्डेड हैं, बाइंडेड हैं, वो प्लेनर रहेंगे। क्लियर है? अब जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है अभी H+ लूज करके, वो बहुत बेहतरीन तरीके से उसको स्टेबलाइज करेगा बेटा, बोलो। तो अब अगर देखो, अब जो तीसरी रिंग आ रही है
9 फिनाइल फ्लोरीन, उसका पीके कितना है बेटा? 18.5। और फ्लोरीन का क्या था? 22.8। तो बेटा तीसरा जस्ट आपने फिनाइल इंट्रोड्यूस करा, तीसरा फिनाइल इंट्रोड्यूस करने के बाद भी कितने का चेंज आ गया? बोलो बेटा। 4.3 का। अरे बताओ यार। यस सर। क्योंकि इसमें एटलीस्ट 2 रिंग तो हमेशा प्लेन में है, और तीसरा थोड़ा सा प्लेनैरिटी गायब होगा, बट 2 का तो पक्का पक्का पूरा है ना, वहां पे तो 2 का भी पूरा नहीं है। इवन इन केस ऑफ 2 फिनाइल वो जरूरी नहीं है ना प्लेन में ही रहे, थोड़ा बहुत एंगल तो डेविएट होगा ना। अरे इवन इन केस ऑफ बाईफिनाइल, बाईफिनाइल में भी तो आपको पता होगा ना कि वो परफेक्टली प्लेनर नहीं होता है। वो क्वेश्चन करा है आपने? बाईफिनाइल जो होता है जिसमें 2 बेंजीन रिंग एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, वो भी थोड़ा सा प्लेनर नहीं होता है, मालूम है ना, थोड़ा सा एंगल पे जाके टिल्ट होता है वो। लेकिन अगर आपने रिजिड स्ट्रक्चर बना दिया तब तो वो प्लेनर ही होना है। अब देखो जो तीसरा दिया हुआ है जिसका पीके 11 है, वो देख पा रहे हो आप? हाँ सर। उसमें देखो क्या करा है, तीनों रिंग को जबरदस्ती एक प्लेन में रखा है, 5 मेंबर्ड रिंग बना के। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है। आप देखो, पहले 2 रिंग थी, 2 रिंग के बाद जब 2 रिंग रिजिड है, 2 रिंग बंधे हुए हैं, दोनों रिंग प्लेन में है, ठीक है, तो पीके कितना है? 22.8। तीसरा रिंग उसमें डाला, लेकिन वो कैसा है? दैट कैन बी फ्लेक्सिबल, मतलब वो प्लेन में भी हो सकता है, प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो सकता है, तो इन बीच मीन पोजीशन कहीं बीच में होगा, तो वो हल्का फुल्का -m ऑपरेट करेगा, बाकी -i। तो देखो कितना डिफरेंस आया, 18.5। और अगले में देखो, अगर तीनों रिंग को प्लेनर कर दिया तब जबरदस्त तरीके से वो प्लेनर है, और पूरा जो एनाइन है, एनाइन इज कंप्लीटली प्लेनर। और बेटा देखो पीके स्टोरी शुरू हुई थी ये 48 से, जस्ट 3 रिंग डालने के बाद इस पैटर्न में, इस फैशन में अगर आप रिंग डालते हो तो देखो 11 तक आ गया, ठीक है। और अगर आपने तीनों फ्री स्टाइल में रिंग डाले तो कितना पहुंच पाया था? 32 तक। सो इट इज अ मतलब ह्यूज फैक्टर, मतलब इसका आइडिया नहीं होता है बच्चों को। समझ गए ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हालांकि आप हो सकता है ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस डिफरेंस इज वेरी लार्ज। मतलब 3 नॉर्मल रिंग डाल देना और 3 रिंग इस फैशन में डालना। सर एक तो डाउट है हाँ, सर, ये लास्ट वाला हाइड्राइड डोनर नहीं बन जाएगा? हाइड्राइड डोनर कैसे? सर मतलब अगर लाइक हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्ट कोई कंपाउंड है तो ये हाइड्राइड डोनर ज्यादा अच्छा बनेगा ना H+ डोनर से? क्यों क्यों क्यों? सर क्योंकि sp2 कार्बन वैसे भी फ्लैट होता है, ये फ्लैट तो है एनायन, लेकिन ये sp2 नहीं है। क्यों sp2 क्यों नहीं है भाई? 2 रिंग में एरोमेटिसिटी आ रही है, कैसे फ्लैट नहीं है? नहीं सर, वो अनायन बनने के बाद नहीं, पहले। हाँ तो पहले तो ऑब्वियस सी बात है फ्लैट नहीं है, sp3 कार्बन है ना जिसपे हाइड्रोजन लगा है, जिसमें बेटा ये H- तो देगा ही नहीं, बिकॉज पूछो क्यों? क्योंकि जो एनाइन बना है उसकी जगह प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। बोलो। सर एंटी एरोमेटिक कैसे? प्लस आ जाएगा ना बीच में, प्लस दिख रहा है बीच में, हाँ सर। तो प्लस आने से जो 5 मेंबर रिंग है वो एंटी एरोमेटिक नहीं हो जाएंगे दोनों? हाँ सर, समझा। बस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये समझ गया ना, कि अगर आपने इस तरीके से करा है कि वो रिंग्स जो आ रहे हैं, अगर ये आपने मेक श्योर करा है कि वो प्लेन में रहें, वो प्लेनर रहें, तो पीके में काफी डिसेंट डिक्रीज होता है।
बेटा क्लियर है ये बात? बोलो। अब अच्छा, अब एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, जो कि आप फिर मिस्टेक कर सकते हो। बेटा ये जो कंपाउंड बना है फ्लोरोडीन करके, जिसका पीके 11 है, क्या ये आपका NaHCO3 टेस्ट देगा? NaHCO3 टेस्ट देगा? नहीं। नहीं देगा, अभी भी नहीं देगा। इसमें आप देखो 3 रिंग का रेजोनेंस है, पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है, 2 एरोमेटिक रिंग बन रही है। बेटा समझ पा रहे हो कितना जबरदस्त तरीके का स्टेबलाइजेशन है? तब भी ये H2CO3 से बेकार है यार। वो तो इट्स अ रिलेटिव थिंग ना। वो बेचारा 50 से लेके 11 तक आया, तो उन सब फैक्टर्स की वजह से देखो कितना स्टेबलाइज हुआ। बट जरूरी नहीं है ना यार। आज अपन मान लो, आप खुद वैसे सोचो कि आप लाइफ में मतलब हर तरीके से बिल्कुल मचा दो, फाइनेंशियली सब कुछ तरीके से, तो यार जरूरी थोड़ी है आप अंबानी से ज्यादा अमीर बन जाओ। बात समझ आ रही है ना? बिकॉज इट्स अ रिलेटिव थिंग। तो H2CO3 का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलरेडी इतना ज्यादा होता है, उसका 8 के आसपास होता है पीके, और CH4 का क्या होता है 48। ठीक है, तो अब आपने 48 से शुरू करा, आपने रिंग्स डाले, एरोमेटिसिटी लाए, आप सब कुछ लाए, आप 11 तक आ गए यार। इट्स अचीवमेंट, इट्स अ ड्रास्टिक चेंज। बट जरूरी नहीं है ना कार्बोक्सिलिक एसिड से अच्छे हो जाओ आप, या H2CO3 से। तो ये मतलब क्या होता है कि अपन को आइडिया नहीं होता है ना, बट अपन कुछ फैक्टर से इतने बायस्ड होते हैं ना कि फिर अपन टिक कर देते हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन सबकी पता होनी चाहिए, एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि कितना एनहेंस होता है, कितना, समझ गए ना? तो ये NaHCO3 टेस्ट नहीं देगा। अब बताओ बेटा, स्क्वायरिक एसिड NaHCO3 टेस्ट देगा या नहीं? स्क्वायरिक एसिड NaHCO3 टेस्ट देगा या नहीं? हाँ सर देगा। डेफिनेटली देगा यार। दैट इज अराउंड, मतलब उसका जो पीके है वो तो सल्फोनिक एसिड के आसपास पहुंच गया। अच्छा, अब एक बात और याद रखना, कोई बताएगा मेरे को एग्जैक्टली कि अगर मैं नाइट्रोफिनॉल्स की बात करूं, मैंने अगर एक NO2 लगाया है, तो उनका पोजीशन, ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोफिनॉल्स जो होंगे वो फिनॉल से तो अच्छे ही एसिड होंगे। बोलो, नाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल में नाइट्रोफिनॉल बेटर एसिड होंगे। यस सर। क्लियर है इतनी बात? अब अगर मैंने एक NO2 इंट्रोड्यूस करा ऑर्थो और पैरा पर, तो क्या वो H2CO3 से अच्छा होगा? सर सिंगल NO2। हाँ, सिंगल NO2 एट ऑर्थो और पैरा। ये क्वेश्चन नहीं, तो जेई में आ चुका है यार। नहीं देगा सर। नहीं देगा? क्यों? तो उसका पीके 7.2 दिया है। किसका 7.2 है? नाइट्रोफिनॉल। और उसका कितना है H2CO3 का? 6.35। हाँ, 10⁻7। अच्छा, एक चीज सुनो बेटा, आपने अगर जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे हो ना,
ठीक है। तो एक ऐसा केस होता है जिसमें पीके जो इसका है वो 6.6 के आसपास होता है ना, और नाइट्रोफिनॉल्स में 7.4, 7.2, मेटा वाले का 8.4। सुनो बेटा ध्यान से, इन रियलिटी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। सर। हाँ, अगर बेटा आप एक NO2 डालते हो ऑर्थो और पैरा पर, तो ऑर्थो पे अगर आप डालते हो, देखो पीके फिनॉल का कितना है 10, पीके फिनॉल का कितना है 10, और H2CO3 का क्या है 6.6, फिनॉल का 10 और H2CO3 का 6.6। एक NO2 अगर आप मेटा पे डालते हो तो पीके हो जाता है 8.4। तो बताओ 6.6 और 8.4 कौन ज्यादा अच्छा एसिड है अभी भी? H2CO3। 6.6। तो अभी ये टेस्ट नहीं देगा। उसके बाद ऑर्थो पे अगर आप डालते हो तो होता है 7.4, और अगर पैरा पे डालते हो तो होता है 7.2। दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो देखो टेक्निकली ये देना तो नहीं चाहिए, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन जेई ने पता है एक साल 4 ऐसे ऑप्शन दिए थे जिसमें एक अल्कोहल था, मतलब 3 इतने खराब एसिड थे, और ये पूछा था कि कौन सा CO2 दे सकता है या कौन सा CO2 देगा, और उन्होंने पैरा वाले को आंसर दिया था बिकॉज वो सबसे ज्यादा एसिडिक था। देखो 4 में से एक सिलेक्ट करना था, बोलो। यस हाँ सर। सर। एक बार जेई ने ऐसा करा था, तो थोड़ा बहुत CO2 निकलता होगा। तो अगर मान लो 4 ऑप्शन हो, वैसे तो देखो यार साफ साफ है, यानी स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर देन H2CO3, तभी रिएक्शन फिजिबल होगी ना, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बट अभी क्या है, इक्विलिब्रियम होगा। तो थोड़ा बहुत अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, और जेई ने आंसर भी दिया है, इट मीन 7.2 वाला CO2 देता होगा थोड़ा बहुत, बिकॉज यार इट्स ऑल अबाउट द इक्विलिब्रियम ना। और CO2 निकला, भले ही वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल नहीं है, बट इक्विलिब्रियम तो स्टेबलिश करेगा ना। तो ये चीज आप कंसीडर करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ इसको नहीं देना चाहिए अकॉर्डिंग टू पीके वैल्यू। मतलब देयर शुड बी एटलीस्ट टू NO2 एट ऑर्थो पैरा। 2 NO2 अगर आप डाल देते हो तो 4 के आसपास आ जाता है। अगर ऑर्थो और पैरा दोनों पे अगर आप डाल देते हो तो पीके 4 आ जाएगा। नाउ इट इज डिसेंट, ये तो पक्का देगा, और पिक्रिक एसिड तो देगा ही देगा। तो रिगार्डिंग द स्टोरी, अब अगर मान लो इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आ जाए ये जेई में इसी साल, तो आप बताओ ऑर्थो जो पैरा नाइट्रो वाला है उसको आप टिक करोगे या नहीं करोगे? तो आई विल सजेस्ट यू कि आप मत टिक करना। देखो वो एक कंडीशन, वो एक सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, आप जेई का क्वेश्चन देखना, तो वो ऐसा था कि उसमें 3 ऑप्शन बहुत बेकार थे, देन अपन ने जो बेस्ट एसिडिक था वो टिक कर दिया। तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट थ्योरेटिकली हम सिर्फ उन्हीं एसिड्स को टिक करेंगे जो स्ट्रॉन्गर एसिड हैं, किससे? H2CO3 से। तो मैंने अपना मैसेज क्लियर कर दिया कि सबसे पहले सल्फोनिक एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद पिक्रिक एसिड, उसके बाद 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, उसके बाद H2CO3, उसके बाद मतलब ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल, उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनॉल, देन फिनॉल। बेटा ये रिलेटिव पोजीशन क्लियर है आप सबको? सर आप एक बार फिर से बता सकते हैं? देखो सबसे पहले एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड,
सबसे पहले एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड, बोलो। हाँ सर। उसके बाद एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड, यस सर। उसके बाद एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और पिक्रिक एसिड कहाँ आ जाएगा? पिक्रिक एसिड तो इनके सल्फोनिक एसिड के आसपास। तो पिक्रिक एसिड का पोजीशन जो होगा वो आप एग्जैक्टली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट यस इट इज बेटर देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कंपेरेबल टू सल्फोनिक एसिड, यस और नो। इनफेक्ट सल्फोनिक एसिड से अच्छा ही उसी के आसपास आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। और जो जो 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल है वो आएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के आसपास, बोलो। तो हाँ सर। पिक्रिक एसिड इज कंपेरेबल टू सल्फोनिक एसिड, 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल इज कंपेरेबल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एसिड तो फिनॉल ये आपका H2CO3 के बाद आएगा, फिर मेटा वाला आएगा, फिर फिनॉल आएगा, समझ गए? बोलो बेटा। यस सर। तो अब बताओ जरा, अब मैं नेम बोलूंगा और आप बताना टेस्ट देगा या नहीं। बताओ, स्क्वारिक एसिड, देगा सर। फिनॉल, नहीं नहीं देगा। अल्कोहल, नहीं नहीं देगा। 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, यस देगा। 2,4,6 ट्राई साइनोफिनॉल, देगा देगा सर। कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? हाँ सर। यस सर। अच्छा, सर कोई बताएगा व्हाट इज सोडियम मेटल टेस्ट? Sir, acid should be more acidic than water. ये कहीं लिखा मिला तुम्हें, मतलब कहीं? नहीं सर, मैंने अल्कोहल भी देते हैं ना सोडियम मेटल। हाँ। हाँ। सो व्हाट इज दैट लाइन जहां तक देंगे, इसके बारे में आइडिया है क्या? यार अमोनिया भी देता है। हाँ सर। सुनो, सोडियम मेटल टेस्ट के लिए याद रखना, जबरदस्त बात बताता हूँ। एनी हाइड्रोजन अटैच्ड टू हेलोसोनिट्रिक, एनी हाइड्रोजन attached to halosonitric is considered as protic hydrogen and on reaction with alkali or sodium metal will produce hydrogen gas. अब हेलोसोनिट्रिक का मतलब क्या है? हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। हेलो मतलब हेलोजन, सोनी मतलब सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ट्रिक मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, इनसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। आपने टर्मिनल एल्काइन में भी तो सुना ही होगा। हाँ सर। इनसे जुड़ा हुआ, इनसे अच्छा ये और इनसे अच्छे एसिड्स, ये वाला टेस्ट दे देंगे। लिख लो ये बात आप लोग। अब बताओ, ये फ्लोरोडीन देगा या नहीं देगा? PK11 वाला। सर नहीं देगा ना। अरे फ्लोरोडीन सर देगा।
ये तो देगा ना बेटा? हाँ सर। तो तीनों देंगे क्योंकि अल्काइन का 26 होता है। हाँ हाँ सर। अच्छा, तो ये आपको एक रिलेटिव आइडिया ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का लग गया। और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? यानी स्ट्रॉन्गर एसिड विल रिप्लेस टू वीकर एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। बोलो बेटा, एक रिएक्शन लिखो जरा। CH3COOH CH3COOH plus NaCl will produce CH3COONA plus HCl। बताओ ये रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं? नहीं। नहीं सर। नो सर। तो क्या है, रिएक्टेंट साइड में स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए। तो HCl क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड, वो है प्रोडक्ट साइड में। तो ये रिएक्शन का डेल्टा जी क्या आएगा? पॉजिटिव। ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब देखो हम कितने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि हमें किसका आइडिया है? रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्लियर है बेटा? हाँ सर। वो रिएक्शन फिजिबल होगी बेटा जिसमें स्ट्रॉन्गर एसिड कहाँ पे हो? रिएक्टेंट साइड में। ये सबको समझ आ गया? यस सर। पक्का? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। चलो अब एक बहुत शानदार क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोग से। बेटा ये बताओ, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन एंड फ्लोराइड आयन, बेसिकली हेलाइड आयन, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा? बोलो। अरे भाई इसमें क्या डाउट है बेसिक स्ट्रेंथ में? सर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। हाँ नहीं, मतलब HI HCl HBr HF में HF HCl HBr HI, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। हाँ सर। उनके कॉन्जुगेट का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो डिक्रीज होगा। तो जो सबसे शानदार बेस होगा वो होगा F माइनस, उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद Br माइनस, और जो I माइनस होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा? वीक होगा। क्लियर है इतनी बात? अब मेरा क्वेश्चन ये है
कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। तो फिर उल्टा होगा कि I minus can easily donate electrons, उल्टा क्यों होगा? क्योंकि BRCL के साइज मतलब इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। मतलब मैं समझा नहीं, बेस का मतलब क्या होता है? बताओ, बेस कौन से अच्छे होते हैं बेटा? बेस का मतलब क्या होता है? सर बेस मतलब जो H प्लस इजीली H प्लस एक्सेप्ट। से अट्रैक्ट। मतलब लोन पेयर H प्लस को दे देना। हाँ सर। लोन पेयर H प्लस को दे देना, मतलब वो जो ज्यादा अच्छे से H प्लस। अब देखो, चूंकि क्या होता है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस का साइज बहुत बड़ा है, उस पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो H प्लस को दोबारा अट्रैक्ट करना उसके लिए मुश्किल होता है, इसलिए वो बेकार बेस है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी टू कार्बन और एनी इलेक्ट्रोफाइल। बोलो। हाँ सर। तो दोनों लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी है। जब दोनों डोनेटिंग टेंडेंसी है तो इनका बेसिक स्ट्रेंथ एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर रिवर्स क्यों होता है? वो सॉल्वेंट पे होता है क्या? हाँ, सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है। तो बताओ, मतलब आई वांट टू डिस्कस दिस थिंग। मतलब क्या होता है बेटा, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। तो बताओ क्या होगा, सॉल्वेंट से होगा तो कैसे होगा? कितने लोग को तो वो क्लैरिटी है इस कॉन्सेप्ट में? सर पानी में फ्लोराइड सबसे ज्यादा हाइड्रेट होगा, हाँ तो उसका अटैक कार्बन सेंटर पर काफी डिफिकल्ट हो जाएगा ना। हाँ और अगर आप कोई दूसरा सॉल्वेंट लेते हो, जैसे अगर आप कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हो, तो फ्लोराइड का जो हाइड्रेशन रहेगा वो सबसे कम रहेगा, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहता है फ्लोराइड पे, तो इसलिए अटैक ज्यादा इजीली होगा। so that is in case of water हाँ, and in non polar solvent. What will be in non polar solvent? सर उल्टा होगा, फ्लोराइड विल बी द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। Fluoride will be the best nucleophile. ऐसा क्यों? सर वही सॉल्वेशन इफेक्ट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्वेशन नहीं होगा, पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्वेशन होता है, तो चलो चलो, वेरी गुड। अब बताओ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में।
सर हाँ सर हैलोजेंस के ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, हाँ तो कार्बन सेंटर या इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी ना, हाँ तो न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी। डिक्रीज होती है। से नहीं, इंक्रीज होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऐसा मुझे लगता है। हम्म, चलो अब देखो सुनो, अब हम बताते हैं आपको। मैं आपको अपने नोट्स का एक फाइल भेज रहा हूँ, ठीक है? उसको डाउनलोड करो पहले तो सब लोग। थोड़ा टाइम लगेगा, डाउनलोड कर लो आराम से। सर हाँ, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पैरा दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? पैरा होता है ना। क्योंकि ऑर्थो में एच बॉन्ड हो जाता है इसलिए ना। हाँ, वो ब्लॉक्ड होता है H+ NO2 से। ओके ओके सर। बेटा डाउनलोड हुआ? हाँ सर। पेज नंबर 75 पे आओ। हेडिंग पड़ा है न्यूक्लियोफाइल। हाँ सर। बेटा सब लोग ओपन हो गया ना? किसी का अगर ओपन ना हुआ हो तो बताओ, सर वेट कर पेज ले। नंबर पेज नंबर 75। देखो अब एक बात ध्यान से सुन लो जरा। मैंने आपको ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसमें लिखा है, इससे ज्यादा सारी बुक्स में जो मिला है वो सब एक साथ है, ठीक है? अब देखो मैं आपको की पॉइंट्स बता रहा हूँ। अगर कंपेयरिंग एटम जैसे 4 लोगों का न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको कंपेयर करना है, इफ कंपेयरिंग एटम बिलोंग टू सेम पीरियड और दैट इज अ सेम एटम, जैसे मान लो चारों में मान लो कंपेयरिंग एटम ऑक्सीजन है, तो फिर आप बस यही देख लो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो उसका बेसिसिटी भी कम होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होगा। इफ कंपेयरिंग एटम इज आइदर बिलोंग टू सेम पीरियड और दैट इज अ सेम एलिमेंट, तो फिर बेसिसिटी का जो ऑर्डर आएगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आएगा इन ऑल फॉर्मेट। मतलब देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। जो जेई में अपने पास क्वेश्चन आएगा उसमें अगर कंपेयरिंग एटम
अगर पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप बेसिसिटी का ऑर्डर लिखो और आप न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बता दो, बिकॉज बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी बोथ आर सेम थिंग्स। क्लियर है बेटा इतनी बात? बट अगर साइज वाला फैक्टर है, अगर इफ दे बिलोंग टू ग्रुप, देन बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। देखो जरा, इन केस ऑफ ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी, in case of a group nucleophilicity depends on the nature of the solvent। ये दिख रहा है सबको? फोर्थ पॉइंट न्यूक्लियोफिलिसिटी का, in हाँ case सर। of a group nucleophilicity depends on the nature of solvent medium in presence of polar protect, weakly polar, borderline polar aprotic and non-polar solvent, basicity and nucleophilicity are inversely related। क्लियरली लिखा है। और सुनो, ऊपर सॉल्वेंट का मैंने एक टेबल दिया है जिसमें ये लिखा है पोलर प्रोटेक्ट कौन से हैं, वीकली पोलर कौन है, बॉर्डरलाइन पोलर कौन से हैं, पोलर अप्रोटेक्ट कौन से हैं, नॉन पोलर कौन से हैं। ठीक है, और साफ साफ लिखा है कि अगर ये सॉल्वेंट है तो इनका रिवर्स है और इनका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ वीकली पोलर अप्रोटेक्ट, बॉर्डरलाइन पोलर अप्रोटेक्ट, ये सब इनका क्या है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख लो ध्यान से। उसके बाद देखो लास्ट में एक पॉइंट लिखा है नेक्स्ट पेज पे, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांगली पोलर अप्रोटेक्ट सॉल्वेंट लाइक DMSO, DMF, है ना, बोलो। इन सब में बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब मोर बेसिक विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक, समझो। इसके बाद इसका मतलब यहाँ पे कुछ गेम गड़बड़ है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इलेक्ट्रोफिल, देखो आप 3 आर्टिकल आपको अच्छे से पढ़ने हैं इन नोट से। कौन कौन से? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, सबसे पहले सॉल्वेंट से आप स्टार्ट करना, सॉल्वेंट से आप स्टार्ट करना, दैट इज ऑन पेज नंबर 72 और 71 शायद, है ना, लिखा है टाइप ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का पूरा डेफिनेशन देखना, ठीक है। उसके बाद आप इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ना, उसके बाद आप न्यूक्लियोफाइल पढ़ना, और उसके बाद ये पॉइंट्स आप रीड करना। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बात समझ आ गई है? जो चीज आप सोच रहे हो मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया है कि वो चीज नहीं है, इसमें आप फंस सकते हो। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती है। होता क्या है कि जेई में क्वेश्चन नॉर्मली अभी तक जब आया है वो आसान आया है, तो फिर हम फंसे नहीं है, जबकि इस सेक्शन में हम फंस सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये एक बार आप रीड कर लेना, पेज नंबर 71 से लेके पेज नंबर 78-9 तक, ठीक है। हेडिंग पढ़ा है ऑर्गेनिक एसिड्स, उसके पहले ये एक बार आप रीड कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं ये आपको समझाऊंगा। बेटा बात Yes, समझ sir. आ गई? एक बार रीड करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ सर। ओके चलो बाय, थैंक यू। थैंक यू।